हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। मेरी लास्ट स्टोरी मन का खंडर को पसंद करने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज की कहानी है वारदात ब्लॉक नंबर 2। एक ऐसे दाम्पत्य की हत्या की कहानी है जिसका केस कभी सुलझा ही नहीं। दुनिया में ऐसे जाने कितनी वारदात के बारे में हम पढ़ते और सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ या तो ऐसे होते हैं जिनको सुलझाते सालों बीत जाते हैं, या फिर इतने ज़्यादा अपने आप में ही उलझे केस होते हैं जिनको सुलझाना या समझना बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है। ऐसा ही एक वारदात मुझे याद है, हमारी ही सोसाइटी के पास हुई थी, जो आज तक अनसुलझी है। कितनी जांच हुई अभी तक, लेकिन शायद सुराग कोई ऐसा हाथ ही नहीं लगा पुलिस के। अब तक तो शायद केस की फाइल भी बंद हो चुकी है। बात काफ़ी साल पहले की है। मैं और अमर जब नया घर ढूंढ रहे थे पूना में, इनका ट्रांसफ़र हुआ था। कोई जानता भी नहीं था, तो सोचा कि अपने लिए घर देख लेते हैं। हम दोनों ने कितना तलाश किया, लेकिन बहुत महंगे थे वहाँ घर। वहाँ अपने बजट के मुताबिक मिलना मुश्किल हो रहा था। कितनी खोजबीन के बाद हमको एक सोसाइटी में ही घर मिला। हालांकि इलाके में इतने लोग नहीं रहते थे, रास्ते भी कुछ सुनसान पड़ते थे, लेकिन मजबूरी थी उस वक्त तो वहीं रहने का विचार बन ही गया था। सच बताऊं, दिन तो कट जाता था, लेकिन रात में मुझे बहुत डर लगता था। बाहर बालकनी तक भी जाने में डर लगता था। वो सुनसान सी रात में आधी झिंगुर की टिटर की आवाज़, हवा की साए साए अजीब सा डर पैदा करती थी। मजबूरी ना होती तो कभी ना लेती। अक्सर अमर के सामने बड़बड़ाती रहती थी। वो बेचारे चुपचाप सुनते रहते थे। करते भी क्या, परेशान तो वो भी थे। मुझे अकेला छोड़कर जाते थे तो 10 बार फ़ोन मिला लेते थे। खोज खबर लेते रहते थे। वहाँ करीब 150 फ्लैट बने थे, लेकिन मुश्किल से 50 फ्लैट ही बिके हुए थे। हाँ, मेरे आसपास भी लगभग 12 घर ऐसे थे जिनमें लोग रहने लग गए थे। अमर मुझे यही समझाकर भरोसा दिलाते रहते थे, राधा तुम चिंता मत करो, जल्दी ही सभी घर बिक जाएंगे और यहाँ भी खूब अच्छा लगने लगेगा। दिन बीतने लगे थे। मैंने थोड़ा आसपास मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया था। 2-3 सहेलियां भी बन गई थी। अब थोड़ा ठीक लगने लगा था। वही दूसरे ब्लॉक से एक बुजुर्ग दंपत्ति रोज हमारे ब्लॉक में ही आ जाते थे। वो घर से ही बेकरी चलाते थे। बच्चे उनके थे नहीं, तो हम लोगों के साथ कुछ समय गुजारने चले आते थे। हम लोग भी जो बन पड़ता था मिलकर एक दूसरे के लिए करते रहते थे। थोड़ा डर भी खत्म होने लगा था। उस दिन रविवार था। अमर ने 2 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। कुछ घर का सामान भी लेना था और साथ ही अमर ने खास मेरे लिए छुट्टी ली थी। बहुत दिनों से हम साथ कहीं घूमे ही नहीं थे। हम जल्दी सुबह घूमने हिल स्टेशन के लिए निकल गए थे। सोचा कल लौटते वक्त अपना सारा घर का सामान लेते हुए वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा था। हमने पहाड़ों में बहुत मस्ती की। शादी के पूरे 3 साल बाद ऐसा मौका मिल पाया था। बड़ा यादगार रहा था सफ़र। खूब यादें हमने अपनी कैमरे में कैद की थी, यही सोचकर ना जाने कब दोबारा मौका मिले। लौटते में सभी ज़रूरी सामान भी भर लिया था गाड़ी में। दोपहर 2 बजे के करीब हम घर लौट आए थे। अमर मुझे चाय के लिए बोलकर कमरे में चले गए। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की। अमर आ जाओ, चाय बन गई है। मैंने अमर को वहीं से आवाज़ लगाई। अमर और मैं चाय पी ही रहे थे कि मेरी सहेली सरिता ने आवाज़ लगाई और जल्दी नीचे आने को कहा। मैं थोड़ी देर में आने को कहकर अंदर बचा काम निपटाने चली गई। अमर भी आराम करने चले गए। 2 दिन के थके जो थे, फिर सुबह ऑफिस भी जाना था। पौना घंटे के बाद मैं नीचे पार्क में पहुंच गई। सरिता बैठी इंतज़ार ही कर रही थी। पूछने लगी हमारी ट्रिप के बारे में।
थोड़ी देर हम ऐसे ही बात करने लगे। तब तक और 2 सहेलियां आ गई थीं। हम हंसी मजाक कर ही रही थी। अचानक मुझे याद आया, रोज की तरह आज अंकल आंटी नहीं आए। मैंने सरिता से पूछा तो वो बोली, अरे वो तो कल भी नहीं आए थे। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मैंने उनसे फिर पूछा, क्या तुमने कॉल लगाया उनके घर? उसने हामी भरते हुए कहा, हाँ बाबा, मैंने कॉल भी किया था पर किसी ने उठाया नहीं। मेरी थोड़ी चिंता बढ़ गई थी। सब ठीक तो होगा ना? दिमाग में ख्याल आ रहे थे अजीब से। उतने में ही सरिता ने मुझे टोकते हुए कहा, राधा, मैंने मौसी को भेजा था लेकिन उसने आकर बताया कि वहाँ तो ताला लगा है। यह सुनते ही मेरा माथा ठनका। मैंने चौंकते हुए कहा, ताला? लेकिन उनका तो कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं आसपास बताया था उन्होंने, इसलिए तो कहीं जाते नहीं थे। परसों तक तो मैं भी मिली थी उनसे, तब तक तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि उनको कहीं जाना है। अजीब तो लगा, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है किसी से मिलने निकल गए हों। खैर काफ़ी देर हो गई थी। हम सभी अपने घर चले गए। घर जाकर अमर को मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने समझाकर मुझे सो जाने को कह दिया। सच बताऊं, रात भर सो नहीं पाई। सुबह उठकर अमर का नाश्ता लगा के उनके पास ही बैठ गई थी। दिमाग थोड़ा परेशान था। अमर से जल्दी आने को कहा था मैंने। उन्होंने प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कुछ सोचो मत राधा, सब ठीक है। ठीक से सोई नहीं हो ना, थोड़ा आराम कर लो, फिर ठीक लगेगा। ये कहकर अमर चले गए। मैंने दरवाज़ा लगाया और टीवी देखने बैठ गई। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक बड़ी तेज पुलिस की गाड़ी के सायरन को सुनकर मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा शायद राउंड पर होंगे। घड़ी देखी तो दोपहर करीब 2 बजे के आसपास का समय था। मैंने सोचा इस वक्त कोई राउंड थोड़ी लगाता है। थकान की वजह से रात का भ्रम हो गया था। लेकिन अगले ही पल में चौंक गई। बाहर एक नहीं 2-3 गाड़ियों का शोर लग रहा था। साथ ही एम्बुलेंस का सायरन भी सुनाई दे रहा था। मैं तुरंत बालकनी की तरफ भागी देखने के लिए, लेकिन ज़्यादा कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ा। मैंने तभी सरिता को फ़ोन लगाया। सरिता ने फ़ोन उठाया तो लेकिन थोड़ी देर में बात करने को कहकर फ़ोन रख दिया था। मेरे मन में उस बुजुर्ग दंपत्ति को लेकर पूरे ख्याल आने लगे थे। और हुआ भी वही। 10 मिनट बीते, फिर सरिता ने फ़ोन किया और बताया कि वर्मा बेकरी वाले अंकल आंटी का कत्ल हो कर दिया गया है। ताला तोड़कर उनकी लाश को निकाला गया है। यह देख बाकी बाद में बताती हूँ कहकर सरिता ने फ़ोन रख दिया। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने अमर को फ़ोन लगाया और बस घर जल्दी आने को कह दिया। दिन के 3 बजे थे। फॉरेंसिक जांच अधिकारी भी वहाँ आ चुके थे। वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हो गई थी। सब यही सोच रहे थे, आखिर ऐसा किसने किया होगा, किस वजह से कोई आया और इस हादसे को अंजाम दे दिया गया। अमर भी जल्दी घर आ गए थे। मैं बहुत डर गई थी। अमर के आते ही मैं उनके गले से लगकर रोने लगी। अमर भी हाथ मुंह धोकर सीधे 2 नंबर ब्लॉक में गए। वहाँ बड़ी पूछताछ चल रही थी। अमर ने भी जो बन पड़ा जानकारी दी सभी। कैसे 2 दिन पहले तक उनको सभी ने देखा था। साथ ही जितना उनके बारे में पता था अमर उन्हें बताकर चले आए थे। बहुत बुरा लग रहा था। आखिर दोनों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ऐसा कुछ हो गया। अमर ने बताया कि दोनों की लाशें आसपास ही थीं। पास ही खाना भी रखा था। दोनों शायद खाना ही खा रहे थे। पुलिस के मुताबिक हत्या करीब दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच हुई थी। मेरे दिमाग में आया उसी के आसपास तो हम घूमने निकले थे। हे भगवान, कितने सरल स्वभाव के थे। शायद ही किसी से कुछ कहते थे। कुछ भी हो, बहुत बुरा हुआ था। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी।
पुलिस और जांच एजेंसी से आए लोग सभी जांच के लिए सबूत जुटाने में लगे थे। उनके यहाँ बाहर से भी सामान लेने लोग आते थे। रोज़ की तरह माली, काम वाली बाई जिसे हम मौसी कहते हैं, और सफाई वाले सबके घरों में आते ही थे। उन सभी को पूछताछ के लिए अगले दिन आने को कहा गया। शाम 5:30 के आसपास दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मैं उस वक्त सरिता के घर चली गई थी। देखकर बहुत दुख हो रहा था। ब्लॉक नंबर 2 को सील कर दिया गया था। अपने आसपास ऐसा कुछ हो जाता है तो सच में सबकी नींद उड़ जाती है। जांच के दौरान कुछ जली हुई सिगरेट पड़ी मिली थी। दूसरे कमरे में पलंग के नीचे एक मिट्टी खोदने की कुदाल रखी मिली थी, लेकिन हत्या में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, क्योंकि दम घुटने से हत्या का कारण सामने आया था। साथ ही कोई चोट का निशान ऐसा नहीं मिला था शरीर पर। ऊपर से शातिर ने घर पर ताला जड़ दिया था कि किसी को शक ना हो, और इतनी चालाकी से सब कुछ कर दिया कि सबूत जुटाना भी भारी पड़ रहा था। माली पर शक था। थोड़ा तो बातचीत में सामने आया कि वो अपने यहाँ खुद ही पेड़ पौधे की देखरेख करते थे। माली ने कहा, मेरी तो दुआ सलाम ही होती थी। बाबूजी से काफ़ी देर बातचीत होने के बाद भी उस पर शक बेवजह ही निकला था, क्योंकि आसपास किसी भी व्यक्ति ने उसके खिलाफ नहीं कहा, क्योंकि जब से यह सोसाइटी बसी थी तब से ही वो यहाँ लगा हुआ था। सफाई वाला भी हफ्ते की छुट्टी पर गया हुआ था, तो उस पर तो सवाल उठाना ही नहीं था। रोज के आने वालों से में बची थी तो सफाई वाली मौसी, उसने भी बताया था कि वो सुबह 10 बजे घर का काम करके निकल गई थी। ऊपर वाले माले पर भी 2 घर में काम करती थी। उसने बताया आंटी को खाना बनाते छोड़कर गई थी वो। आगे बोली कि उसकी कुछ ज़्यादा बात ही नहीं हुई थी। उस दिन ऊपर वाले माले से काम करके जब लौटी तो ताला लगा था। मैं यही सोचकर चली गई कि अपना बेकरी के लिए सामान लेने गए होंगे। काम वाली ने जांच अधिकारियों को बताया कि वो 2 बार जाती थी, सुबह 9 बजे और शाम 3 बजे। उस दिन ताला लगा था तो मैं भी घर से चली गई, और इनसे सामान लेने दिन में कई ग्राहक बाहर से आते थे, लेकिन ये किसने किया वो नहीं जानती। खैर, जांच अधिकारियों की जो भी सबूत मिले उस आधार पर हर जगह पूछताछ की गई। हर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही थी। कितनी ही कोशिश की जा रही थी। सबसे बड़ी बात, कोई लूटपाट नहीं हुई थी। घर में सामान भी बिखरा नहीं था। बस वहाँ खाने की 2 प्लेट जिसमें खाना सिर्फ आधा ही खत्म हुआ था। फिर 10 बजे तक काम वाली भी थी। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि किसी ने गला दबाकर उनकी हत्या को अंजाम दे दिया हो। घर में जो मिट्टी खोदने वाली औजार मिली थी वो अंकल बागवानी के लिए खुद ही इस्तेमाल करते थे। बस यही जांच अधिकारियों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा था। ऊपर से कोई मिलने जुलने वाला सामने नहीं आया। कितने हफ्तों इसी तरह पूछताछ का सिलसिला चलता रहा। कोई सबूत इतना खास नहीं मिल पाया जिससे कुछ पता लग सके। धीरे धीरे जांच की गति धीमी होती चली गई। आज भी ये सवाल हम सभी के दिमाग में उठता है, आखिर कौन था वो? उसने क्यों ऐसा किया? क्या वर्मा अंकल का कोई ऐसा दुश्मन था? क्या उनका अपना ही कोई ऐसा था जिसने इस घटना को अंजाम दिया? ऐसे कितने सवाल आज भी हम लोगों के मन में उठते हैं। अब तो पूरा इलाका भी बस चुका है। शायद ये केस भी बंद हो चुका था। ब्लॉक नंबर 2 की वो घटना आज भी हमारे लिए रहस्य की है। आखिर कौन था वो? किसने की ये वारदात? क्या मेरी इस कहानी ने आपको भी ये सोचने पर मजबूर किया कि आखिर कौन था वो?
तो आपको क्या लगता है खूनी कौन हो सकता है? तो आई होप दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। मेरी कहानी को पसंद करने के लिए शुक्रिया। मेरी कहानी को ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करें माई स्टोरी वॉइस मेरे चैनल को, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। कि आपकी भी आसपास ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जो कभी सुलझी ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में अगली बार। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।